नमस्कार साथियों। हमारा मनोविज्ञान में चल रहे थे क्या अधिगम के सिद्धांत, और अधिगम सिद्धांतों में जो अधिगम के सिद्धांत चल रहे थे वो थे क्या व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत। ठीक है, तो व्यवहारवादियों में हमने थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत पढ़ लिया है, स्किनर का पढ़ लिया है, पावलोव का पढ़ लिया है, क्लार्क एंड हल का पढ़ लिया है। आज जो हम अधिगम सिद्धांत पढ़ना चाहते हैं वो हम पढ़ेंगे आज किसका, टोलमैन का। ठीक है, आज जो अधिगम सिद्धांत है वो किसका है, टोलमैन। ठीक है, तो टोलमैन के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि टोलमैन ने कौन सा अधिगम का सिद्धांत दिया। जिनने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो एक बार देख लें, क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, जो दिमाग में जो डाउट है, संशय है, वो स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है, समाधान हो जाएगा उनका। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं क्या, टोलमैन। तो देखो जैसा कि लिखा है कि हम पढ़ रहे हैं व्यवहारवादी अधिगम, तो टोलमैन भी क्या है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, और ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो अमेरिका का ये मनोवैज्ञानिक क्या था, रहने वाला था। ठीक है, तो टोलमैन क्या थे, हम कह सकते हैं कि टोलमैन क्या अमेरिकी अमेरिकी व्यवहारवादी, अमेरिकी व्यवहारवादी क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये कहना कि व्यवहारवादी थे तो ठीक नहीं होगा। यहाँ पर दो शब्द और हैं कि इनको संज्ञानात्मक व्यवहारवादी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक व्यवहारवादी कहा जाता है इनको। ठीक है, और इसी के साथ साथ इनको क्या कहा जाता है, उत्तर व्यवहारवादियों की श्रेणी में भी रखा जाता है, उत्तर व्यवहारवादी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये व्यवहारवादी तो है लेकिन संज्ञानात्मक व्यवहारवादी है। अब ये संज्ञानात्मक व्यवहारवादी क्यों है, इसकी चर्चा जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा क्यों इनको संज्ञानात्मक व्यवहारवादी कह रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं, संज्ञानात्मक व्यवहारवादी कहते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर एक शब्द और जुड़ जाता है कि इन्हें उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद, उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद की शुरुआत का श्रेय जाता है, की शुरुआत करने का क्या जाता है, इनको श्रेय जाता है, किनको, टोलमैन को। ठीक है, तो टोलमैन के बारे में ये बात है। अब टोलमैन ने जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत का नाम क्या था, तो उस सिद्धांत का नाम था क्या, या हम कहें कि नाम है क्या, चिन्ह अधिगम सिद्धांत। क्या है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, और इसी के उपनामों में कहा जाता है क्या, चिन्ह पूर्णाकार अधिगम सिद्धांत, चिन्ह पूर्णाकार अधिगम सिद्धांत। इसी को कहा जाता है क्या, अव्यक्त अधिगम, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत कहा जाता है इसी को। ठीक है, इसी को कहा जाता है ज्ञान के मानचित्र का सिद्धांत, ज्ञान के मानचित्र का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अव्यक्त अधिगम भी इसको कहा जाता है, चिन्ह सिद्धांत भी इसको क्या नाम से कहा जाता है, इसको संप्रयोजन व्यवहार अधिगम का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसको कहा जाता है क्या, तो इसको आशा पुरस्कार, आशा, इसको पुरस्कार प्रत्याशा, पुरस्कार प्रत्याशा अधिगम सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला इसको प्रतीकात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रतीकात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को संकेत अधिगम
सिद्धांत, या एक और नाम मिलता है संकेत, गेस्टाल्ट, अधिगम सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या है, सिद्धांत के उपनाम हैं। ठीक, क्या कि चिन्ह अधिगम सिद्धांत, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, ज्ञान के मानचित्र का सिद्धांत, संप्रयोजन व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत, पुरस्कार प्रत्याशा सिद्धांत, प्रतीकात्मक अधिगम, संकेत अधिगम सिद्धांत और संकेत गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत, इसका क्या है, उपनाम है। ठीक है, अभी अपन चर्चा करेंगे कि इतने नाम इस सिद्धांत को क्यों दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1932 में किया। कितने में किया, 1932 में किया। और इसको परपजिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन नामक पुस्तक में इसका क्या किया, प्रकाशन किया गया। ठीक, तो देखो 1932 में परपजिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, इस पुस्तक में इसका क्या किया गया, प्रकाशन किया गया। 32 में इसका क्या किया गया, 1932 में इसका क्या किया गया, तो इसका प्रतिपादन किया गया। अब बात यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जो टॉलमैन है, अब अपन ये चर्चा करते हैं कि टॉलमैन जो है, टॉलमैन ने क्या प्रयोग किया और क्या प्रूफ करने की कोशिश की। तो यहाँ पर एक बात आपको और याद रखना है कि टॉलमैन का ये जो सिद्धांत है, ठीक है, टॉलमैन का ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत गेस्टाल्ट एवं व्यवहारवाद, ये सिद्धांत गेस्टाल्ट एवं क्या, व्यवहारवाद का क्या है, सम्मिश्रण है। ठीक है, सम्मिश्रण है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये गेस्टाल्ट प्लस बिहेवियरिज्म के बीच क्या है, स्थित है, बीच का क्या है, ये सिद्धांत है। तो ये बात आपको याद रखना है कि ये सिद्धांत क्या है, जो टॉलमैन का सिद्धांत है वो गेस्टाल्ट और व्यवहारवाद के बीच का सम्मिश्रण है, या फिर हम कहें कि इन दोनों के बीच का ये क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि बीच का क्यों। तो देखना जरा, ये जो टॉलमैन है, तो टॉलमैन वैसे तो व्यवहारवादी है। अब जो व्यवहारवादी है, तो व्यवहारवादी अधिगम के बारे में जो विचार रखते हैं, व्यवहारवादी अधिगम की प्रक्रिया जिस प्रकार की प्रक्रिया मानते हैं, या अधिगम के संबंध में व्यवहारवादी अपने जो विचार रखते हैं, तो कुछ तो ये उन विचारों को मानेंगे और कुछ क्या करेंगे, ये गेस्टाल्ट या समग्रवाद के विचारों को मानेंगे। तो ना तो पूर्णता ये गेस्टाल्ट का समर्थन करेंगे, ना पूर्णता क्या करेंगे, व्यवहारवाद का समर्थन करेंगे, बल्कि कुछ बातें व्यवहारवाद की लेकर चलेंगे और कुछ बातें गेस्टाल्टवाद की लेकर चलेंगे, और दोनों के बीच से एक क्या निकालेंगे, एक मध्यम रास्ता निकालेंगे, या उन दोनों के बीच में एक सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे। वही सिद्धांत क्या कहलाएगा, चिन्ह अधिगम सिद्धांत कहलाएगा। तो अब पहले तो हम ये देखते हैं कि टॉलमैन की कौन सी ऐसी बातें हैं जो व्यवहारवाद के करीब हैं, और टॉलमैन की कौन सी ऐसी बातें हैं जो गेस्टाल्टवाद के करीब हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि टॉलमैन क्या जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो क्या है। तो देखो जरा, टॉलमैन का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, तो देखो जिस तरीके से व्यवहारवादी ये मानते हैं कि किसी भी प्राणी के अंदर अधिगम की जो प्रक्रिया है, वो अधिगम की प्रक्रिया उद्दीपक जो होता है, उस उद्दीपक के कारण उत्पन्न होने वाले उद्दीपन की वजह से होती है। शुरुआत, बात समझना जरा, मतलब अधिगम की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत उद्दीपक क्या है, ये आपको पता है, पिछली वीडियोस में हमने चर्चा कर रखी है। तो उद्दीपक के कारण उत्पन्न हुए उद्दीपन के कारण, उद्दीपक के
कारण उत्पन्न हुए उद्दीपन से क्या होती है, शुरू होती है क्या अधिगम की प्रक्रिया, ये बात व्यवहारवादी मानते हैं। और यही बात कौन मानता है, टोलमैन मानता है। तो ये बात टोलमैन की किसके करीब हो गई, व्यवहारवाद के करीब। दूसरी बात देखो, दूसरी बात व्यवहारवादी ये मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो अधिगम होता है, उस अधिगम का अगर अध्ययन करना है तो उस अधिगम के अध्ययन में व्यवहारवादी अंतर्दर्शन विधि का क्या नहीं करते, स्वीकारीकरण नहीं करते। अंतर्दर्शन विधि क्या है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। जो बात होती है किसमें, गेस्टाल्टवादियों में, तो अंतर्दर्शन विधि को अस्वीकार करते हैं व्यवहारवादी। क्या करने के लिए, तो अधिगम का, किसी भी व्यक्ति के अधिगम का अध्ययन करने के लिए। वहीं पर टोलमैन भी क्या करते हैं, उन्हीं व्यवहारवादियों की तरह क्या करते हैं, अंतर्दर्शन विधि का अस्वीकारीकरण करते हैं किसी भी प्राणी के अधिगम का क्या करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो गई व्यवहारवादियों के करीब होने की। तीसरी बात ये कि चेतना के विज्ञान का मतलब, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान भी कहा जाता था। तो चेतना का जो विज्ञान है, उस चेतना के विज्ञान का पूरी तरीके से क्या करते हैं कि अस्वीकारीकरण करते हैं व्यवहारवादी। तो टोलमैन भी क्या करते हैं, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने का विरोध करते हैं। तो इस तरीके से तो ये हो जाते हैं क्या, व्यवहारवादी। ठीक है, इन बातों को लेकर। लेकिन एक बात जो है वो ये, जो इनको लाती है किसके करीब, गेस्टाल्टवादियों के करीब, वो क्या है, तो वो ये है कि जहां पर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक अधिगम को क्या मानते हैं, एक यंत्रवत प्रक्रिया मानते हैं, वहीं पर ये क्या मानते हैं, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया मानते हैं। ये बात याद रखना है कि जो टोलमैन है, ये टोलमैन है तो व्यवहारवादी, लेकिन ये क्या मानते हैं कि अधिगम एक क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अधिगम एक संज्ञानात्मक क्या है, प्रक्रिया है। ठीक, और संज्ञानात्मक प्रक्रिया मानते हैं कौन, गेस्टाल्टवादी। तो टोलमैन भी मान के चलते हैं कि अधिगम क्या है, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो इसको संज्ञानात्मक प्रक्रिया माने जाने के कारण गेस्टाल्टवादियों के करीब आ गए इनके विचार। दूसरी बात, यहाँ पर इन्होंने एक बात इसमें और प्लस की है, वो क्या, वो ये कि अधिगम संज्ञानात्मक क्या है, उद्देश्यपूर्ण, संज्ञानात्मक उद्देश्यपूर्ण, या फिर कहें कि प्रयोजनपूर्ण, क्या है, होती है, एक मानसिक प्रक्रिया होती है। तो बात सुनना जरा, यहां पर इन्होंने क्या कहा कि न केवल इतना कहा कि अधिगम एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि अधिगम एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया तो है, लेकिन उद्देश्यपूर्ण, प्रयोजनपूर्ण, या फिर कहें लक्ष्य निर्देशित क्या होती है, प्रक्रिया होती है। ये मानते हैं कौन, टोलमैन। तो यहां से इस तथ्य के आधार पर ये गेस्टाल्ट के करीब पहुंचे, और बाकी जो बातें थी वो किसके करीब थी, व्यवहारवादियों के करीब थी। ज्यादातर इनके विचार व्यवहारवादियों से मैच करते हैं, लेकिन ये एसआर सिद्धांत का क्या करते हैं, अस्वीकारीकरण करते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स का, उद्दीपक अनुक्रिया का ये क्या करेंगे, अस्वीकारीकरण। अभी हम देखेंगे किस तरीके से। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, अधिगम को ये संज्ञानात्मक विचारधारा के पास पहुंची इनका ये विचार, और बाकी विचार किसके करीब, व्यवहारवादियों के करीब पहुंचे। इसलिए इनको कहा जाता है, इनके सिद्धांत को गेस्टाल्ट और व्यवहारवाद का सम्मिश्रण, या फिर गेस्टाल्ट और बिहेवियरिज्म के बीच का ये क्या है, एक सिद्धांत है। कौन सा, टोलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, अब देखो जरा इनका। अब अगली बात, यहां पर इन्होंने जो सिद्धांत दिया, अब देखो अगली बात क्या है, यहां पर इन्होंने जो सिद्धांत जो इन्होंने प्रयोग किया, वो प्रयोग इन्होंने काय पर किया। तो देखो अगर बात की जाए इनके प्रयोगों की, तो इन्होंने जो प्रयोग किया वो चूहों को लेकर किया, और क्या था, बंदर को लेकर। ठीक है, दोनों को लेकर इन्होंने प्रयोग किया। और इनके प्रयोगों में क्या था, तो इनके प्रयोगों में एक भूल-भुलैया थी। इनके प्रयोगों में क्या थी, एक भूल-भुलैया थी। तो देखो जरा, मान लो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ भूल-भुलैया बनाने की। ठीक है, तो देखो ये मान लो ये क्या है कि एक भूल-भुलैया है। ठीक है,
ठीक है, मान लो ये भूल भुलैया है, तो ये भूल भुलैया है, यहाँ पर रखा है क्या, भोजन, यहाँ पर रखा है क्या, भोजन। ठीक है, तो मान लो ये क्या है, तो ये है क्या, भोजन। ठीक, और इधर मान लो कि ये क्या है, यहाँ पर चूहा, यहाँ पर क्या है, चूहा है। अब इस चूहे को भोजन की प्राप्ति करना है, इस चूहे को क्या करना है, भोजन की प्राप्ति करना है। इधर है एक बंदर, मान लो ये है बंदर, ठीक है, ये है क्या, बंदर। तो बंदर के सामने एक क्या रखा हुआ है, एक डब्बा रखा हुआ है, और इस डब्बे में, एक डब्बे में तो होंगे क्या, एक डब्बे का जो प्रयोग होगा उसमें होंगी कुछ पत्तियां, और एक डब्बे के अंदर क्या होंगे, केले। ठीक है, एक डब्बे के अंदर होंगे केले, और एक डब्बे के अंदर क्या होंगी, पत्तियां। ठीक है, अब इन दोनों सिद्धांतों को अभी अपन देखेंगे किस तरीके से। यहाँ पर इन्होंने क्या किए, प्रयोग किए, प्रयोग के आधार पर कुछ संप्रत्यय दिए। ठीक है, प्रयोग के आधार पर क्या दिए, कुछ संप्रत्यय दिए। तो वो संप्रत्यय कौन कौन से हैं, तो पहले हम इस प्रयोग को देख लें, फिर हम संप्रत्यय की तरफ जाएंगे। अभी अपन इसका एक ओवरव्यू लेंगे, फिर प्रत्येक संप्रत्यय के हिसाब से अपन देखेंगे किस तरीके से प्रयोग किए। तो ओवरव्यू क्या है, ओवरव्यू ये है कि ये जो चूहे हैं, इन चूहों के दो वर्ग हैं, एक वर्ग है ए और एक वर्ग है क्या, बी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो ए वर्ग के चूहे हैं, इन ए वर्ग के चूहों को भूल भुलैया के अंदर से गुजारा जाएगा, और जब भूल भुलैया के अंदर से गुजारा जाएगा तो यहाँ पर ये जो भोजन की प्राप्ति करने के लिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का उनके लिए क्या है, पुरस्कार है। एक प्रकार का उनके लिए क्या है, पुरस्कार है, या फिर कहें कि एक प्रकार का क्या है, रिवॉर्ड है, कि वो जो काम करेंगे उस काम को करने के बाद जो उम्मीद लेके, जो प्रत्याशा लेके, यहाँ पर देखो शब्द है प्रत्याशा, पुरस्कार, प्रत्याशा। प्रत्याशा का मतलब होता है आशा, प्रत्याशा का मतलब होता है उम्मीद, प्रत्याशा का मतलब होता है भरोसा। यानी जिस भरोसे को लेकर, जिस उम्मीद को लेकर, जिस आस को लेकर ये आगे आएंगे, और वो आस की यहाँ पर क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो आने का जो वक्त है, उस वक्त को देखेंगे तो ये फट से आएंगे और भोजन की प्राप्ति कर लेंगे। और उसके बाद जब ये दूसरा वर्ग आएगा, बी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार प्रयोग नहीं हुए, कई बार प्रयोग करके देखे गए, उनमें से फिर जब बी वर्ग वाले चूहों को गुजारा गया तो भोजन यहाँ से हटा लिया गया। जब भोजन यहाँ से हटा लिया गया तो ये देखा गया दोनों में कि ये जब इन्होंने जब भोजन की प्राप्ति की थी, या ये जब मान लो यहाँ से ये निकासी द्वार पर पहुंचे थे, तो ए वर्ग के चूहों को समय लगा था कम, और इनके पहुंचने में समय लगा क्या, ज्यादा। अब प्रश्न ये उठता है कि इससे क्या हुआ, शिक्षा विज्ञान के क्षेत्र में इससे क्या उपलब्धि होती है, भाई क्या जरूरी है। तो देखो जरा, इनको कम समय लगा, इनको ज्यादा समय लगा। इससे उन्होंने क्या क्या बात, कौन कौन से संप्रत्यय निकाले, तो वो चर्चा हम यहाँ पर करेंगे अभी। और फिर ऐसे ही ओवरव्यू हम लेते हैं इसको देखते हैं एक बार। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये है कि ये बंदर है, जब इस बंदर को पहली दफा केले रख दिए जाएंगे तो ये बंदर बिना किसी समय को खर्च किए हुए जल्दी से क्या कर लेगा, केले उठा लेगा और खा लेगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो केला है, ये यहाँ पर एक प्रकार का क्या है, पुरस्कार है। एक प्रकार का ये क्या है, पुरस्कार है ना। ये भी एक प्रकार का पुरस्कार है। तो केले ने इस बंदर ने जिस वजह से इस ढक्कन को खोला होगा, प्रयास किया होगा, प्रयत्न किया होगा, वो ही यहाँ पर क्या होगा, एक पुरस्कार होगा, या कहें कि प्रत्याशा होगी, आशा होगी, उम्मीद होगी। और दूसरी बात, जैसे बी वर्ग के वालों को यहाँ पर कुछ नहीं था, बी वर्ग वालों को कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, पत्तियां रख दी हैं, तो खाने के लिए कुछ तो है, लेकिन उम्मीद से कम है। जब उम्मीद से कम मिलता है तो व्यक्ति क्या होता है, असंतुलित होता है, और उसकी अनुक्रियाओं में क्या आती है, कमी आ जाती है, वो तनाव में आता है। तो यहाँ पर वो पत्तियों को लेगा, तो भोजन तो ये भी है, लेकिन कुल मिला के ये चीज ज्यादा उसके लिए क्या थी, पसंद थी, क्या, केले। ज्यादातर क्या पसंद थी, केले। और यहाँ पर इधर क्या मिल रहा था, इसको भोजन मिल रहा था। तो ये एक ओवरव्यू है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों प्रयोगों से कौन कौन से संप्रत्यय उन्होंने निकाल के बाहर रखे। तो देखो,
सबसे पहला संप्रत्यय, जरूरी नहीं है कि ये क्रम हो, ये कोई क्रम नहीं है, संप्रत्यय का कोई क्रम नहीं है। तो देखो जरा, यहां पर एक संप्रत्यय है अव्यक्त अधिगम संप्रत्यय, एक है क्या अव्यक्त अधिगम संप्रत्यय, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है अव्यक्त अधिगम संप्रत्यय, तो इसको क्या बोला जाता है, लेटेंट लर्निंग बोला जाता है या अव्यक्त अधिगम संप्रत्यय। अब ये अव्यक्त अधिगम संप्रत्यय क्या है, तो अव्यक्त का मतलब होता है जो व्यक्त ना किया जाए, या फिर जो प्रदर्शित ना किया जाए, या फिर जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे, या फिर जो गुप्त हो, या फिर जो छिपा हुआ हो। तो कहने का मतलब इसको हम छुपा हुआ अधिगम संप्रत्यय कह सकते हैं, गुप्त अधिगम संप्रत्यय कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अदृश्य क्या नाम से अधिगम संप्रत्यय कह सकते हैं। तो अब ये है क्या, ये कॉन्सेप्ट है क्या, तो देखना जरा, ये कॉन्सेप्ट ये है कि फिर से मैं इधर आऊंगा कि पहले इन्होंने ए वर्ग के चूहों को भेजा, ए वर्ग के चूहों को जब भेजा तो भोजन मिल गया। यहाँ पर जब भोजन रखा था तो इन्हें गंध भी आ रही होगी, इन्हें गंध आ रही थी तो ये इधर उधर कहीं नहीं भटके और सीधे गए, फट से इन्होंने क्या कर लिया, भोजन को प्राप्त कर लिया, तो समय लगा कम। दूसरी बार अब जब बी को भेजा तो बी को भोजन नहीं था, भोजन हटा लिया, गंध नहीं मिली, तो ये आराम से गए, मतलब किसी प्रकार का इनको कोई भी क्या नहीं था, जल्दी नहीं थी खाने की, क्योंकि उन्हें पता था कि उधर खाना है नहीं है, तो मस्ती से गए मड़राते हुए। जैसे हम लोग अगर अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते तो हम भी क्या होते हैं, आराम से मस्ती से गए ये लोग। तो जब मस्ती से गए तो इन्हें जाने में क्या लगा, टाइम लगा, लेकिन ए वर्ग को टाइम नहीं लगा। फिर क्या हुआ, दूसरी बार में जब ये देखा गया कि अब अगर बी वालों को भोजन रख दें, दूसरी बार कहने का मतलब कि ये कई बार प्रयोग किया गया होगा, लेकिन जब बी वालों को जब भोजन नहीं दिया था पहली दफा, लेकिन फिर जब भोजन रखा तो बी वालों ने भी उतना ही समय लिया जितना ए वालों ने लिया था, जितना कितनों ने लिया था, ए वालों ने लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि बी वर्ग के चूहों ने भी उस संप्रत्यय को, या फिर कहें कि बी वाले चूहों ने भी उस कॉन्सेप्ट को अधिगमित कर लिया था, उसे भी सीख लिया था, जो किसने सीखा था, ए वर्ग वाले चूहों ने सीखा था। लेकिन बी वर्ग वालों को हमने खाना नहीं रखा, इस वजह से वो धीरे धीरे आए हैं। और अगर वो धीरे धीरे चूहे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें भोजन प्राप्ति करने का सिद्धांत नहीं पता, या भोजन प्राप्ति करने का मार्ग नहीं पता, या भोजन प्राप्ति करने का अधिगम उनके अंदर नहीं हुआ। वो मानते हैं कि बी वर्ग वालों में भी वो अधिगम हो गया था जो अधिगम ए वालों में था, बस केवल बाहर भोजन ना होने के कारण उनकी जो परफॉर्मेंस थी, उनका जो क्या नाम से जो काम करने की जो गति थी, या सीखने की जो लय थी, सीखने की जो गति थी, उसमें कमी आ गई थी। तो कहने का मतलब ये कि बी वालों के पास अधिगम तो था, लेकिन जरूरत नहीं थी उस अधिगम को दिखाने की, इसीलिए वहां पर ये धीरे धीरे गए जब भोजन नहीं था, और जब भोजन मिला तो ये क्या गए, स्पीड में गए। तो कहने का मतलब ये, यहां से उन्होंने एक संप्रत्यय निकाला, अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत। अब इसको अपनी भाषा में समझना जरा। अपनी भाषा में मैं ये कहूं कि दुनिया में जरूरी नहीं है कि, जैसे आप देखो, जैसे हम अपनी सामान्य भाषा में समझें, मान लें कि हमें डोमेस्टिक जो भी काम है वो करने आते हैं, झाड़ू लगाना हमें आती है, बर्तन मांजना भी हमें आते होंगे, है ना, चाय बनाना आती है, खाना बनाना आता है, सब आता है हमें। यानी जो महिलाओं को आता है, आज के जो युवा है, मतलब आज के जो युवा है, उन युवाओं को महिलाओं का कम से कम पूरा नहीं तो कम से कम 60-70% काम युवा वर्ग कर लेते हैं, पुरुष कर लेते हैं। लेकिन जब उनको जरूरत नहीं है तो वो नहीं करेंगे, और जब जरूरत होगी तो वो क्या करेंगे, उस कार्य को कर लेंगे। कहने का मतलब ये कि जब आवश्यकता, उद्देश्य है अगर किसी चीज को करने का, तो वो अपने, अब मान के चलो कि कोई खाना नहीं बना रहा, कोई युवा खाना नहीं बना रहा, या कोई युवा चाय नहीं बना रहा, या कोई युवा झाड़ू नहीं लगा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको झाड़ू लगाना, या उसको चाय बनाना, या उसको भोजन पकाना नहीं आता। उसे भोजन पकाना आता है, लेकिन अभी क्या नहीं है, अभी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके लिए वो करना चाहता है, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो करना चाहता है, वो उद्देश्य वहां पर नहीं है। तो जब उद्देश्य नहीं होगा तो व्यक्ति अपनी अधिगम
जो व्यक्ति का अधिगम होता है उसका प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन जब जैसे ही उसकी जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है, अपना अधिगम दिखा देता है। कहने का मतलब ये कि आपने सुना होगा कि चुप रहता हूं तो लोग समझते हैं कि मुझे बोलना नहीं आता, पर खामोश हूं ये सोच के कि बोलने से लोग उठते बहुत हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि ना बोलने वाले को बोलना नहीं आता, वो हो सकता है बस केवल इसलिए चुप हो कि आप उससे नाराज ना हो जाए। तो ना बोलने वाला भी, आप जो मासूम दिख रहा है कोई व्यक्ति, अगर वो मासूम दिख रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो अंदर से मासूम है, हो सकता है कि वो आपसे बेहतर जानता हो, लेकिन अभी उसको वो चीज दिखाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वहां पर वो अपने उस कौशल का, उस अधिगम का प्रयोग नहीं कर रहा है जो उसको आता है। आपको जरूरत है, आप वो कर लो। तो वही बात है यहाँ पर किसकी, अव्यक्त अधिगम संप्रत्यय की। इसमें बी वालों को पहले भोजन नहीं था, मटर गश्ती करते हुए गए, और ए वालों के लिए भोजन था, स्पीड में पहुंच गए। लेकिन जब बी वालों को भोजन रखा तो ये क्या हो गए, अपने उसी समय में पहुंचे जिस समय में कौन पहुंचना था, चूहों का ए वर्ग पहुंचना था। इससे निकल के आया अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, अब अगली बात, अगला जो यहाँ पर देखो, अब दूसरा जो शब्द वो है मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर बनाम, मॉलिक्यूलर बनाम मोलर। ठीक, आप समझना जरा, मॉलिक्यूलर वर्सेस मोलर, क्या लर्निंग कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मॉलिक्यूलर क्या है आपको पता है, मॉलिक्यूलर का मतलब होता है अणु, और अगर इसको केमिस्ट्री में देखें तो इसका अर्थ क्या निकल के आता है, अणु। तो ये हो गया अणुवादी सिद्धांत, ये हो गया सूक्ष्म सिद्धांत, ये हो गया लघुत्तम सिद्धांत। मोलर की जब बात आती है तो हमारे जो दांत होते हैं, तो दांत में प्रीमोलर और मोलर होते हैं। तो मोलर को अगर हम अपनी भाषा में बोले तो दांत, दांत को कौन सा, डाढ़, पीछे वाली डाढ़। तो डाढ़ क्या है, एक दांतों का समग्र रूप है, दांतों का क्या है, एक समग्र रूप है। तो कहने के दाढ़ मजबूत भी होती है, समग्र होती है, आकार में बड़ी होती है, और वही अगर क्या देखें अपने मॉलिक्यूलर अणु की तरफ जाए तो ये क्या है, खंड है। तो अभी हमने कहा कि ये व्यवहारवादियों के करीब भी हैं और ये गेस्टाल्टवादियों के करीब भी हैं। जब बात मॉलिक्यूलर की आती है तो हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा है, वहां पर हमने ये देखा था कि अंश से पूर्ण की ओर जाया जाता है, टुकड़ों में बड़ी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर क्या किया जाता है, फिर उसको पूर्ण की ओर बढ़ा जाता है। लेकिन गेस्टाल्टवादी क्या करते हैं, वो समग्रता को लेकर चलते हैं कि पूरी जो समस्या होती है उस समग्रता की तरफ क्या होता है, व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं होती हैं और उसका समाधान ढूंढ लेती हैं। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर वो मॉलिक्यूलर अप्रोच को स्वीकार नहीं करते, वो स्वीकार करते हैं किसको, मोलर अप्रोच को। अब आप कहोगे ये कैसे, तो देखना जरा, ये वाला संप्रत्यय कैसे निकल के आता है। तो ये वाला संप्रत्यय भी इसी कॉन्सेप्ट से क्या होता है, सॉरी इसी प्रयोग से क्या होता है, निकल कर आता है। कैसे, तो देखो जरा, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना था, और छोटे छोटे टुकड़ों से बांटकर क्या करना था, अपने पूर्ण तक पहुंचना था। और ये क्या है, ये पूर्णाकार है, इसमें क्या है, पूरे चिन्ह याद किए जाते हैं, मतलब संपूर्णता है, समग्रता है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो चूहे जब भेजे जा रहे हैं तो ये किसी भी समस्या को टुकड़ों में याद नहीं कर रहे हैं, ये किसी भी समस्या को टुकड़ों में याद ना करके सीधा जाके इनका फोकस किसकी तरफ है, भोजन की तरफ है। रास्ता कोई भी होगा, ये केवल भोजन की प्राप्ति चाहेंगे, यानी ये टुकड़ों में वो काम नहीं करेंगे जो इन्होंने उस समय क्या किया था, सीखा था। जो इन्होंने क्या उस समय क्या किया था, सीखा था, क्या करने के लिए, अंश में करने के लिए, टुकड़ों में, टुकड़ों से करके पूर्ण तक पहुंचने के लिए। सीधा इनका जो ध्यान रहेगा वो किसकी तरफ रहेगा, भोजन की तरफ रहेगा। ठीक है, भोजन की तरफ रहेगा, और ये सीधा क्या करेंगे, भोजन को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, यानी ये समग्रता की तरफ क्या देते हैं, ध्यान देते हैं, ना कि काय की तरफ, खंडों की तरफ। इसीलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकल के आया मॉलिक्यूलर वर्सेस मोलर। ठीक है, अब देखो तीसरा कॉन्सेप्ट, अरे हाँ एक चीज और, यहाँ पर देखो चूहों के समक्ष क्या था, उद्देश्य था, है ना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रयोजनात्मक व्यवहार। यहाँ पर प्रयोजन के लिए व्यवहार हो रहा है, भोजन की प्राप्ति के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रयोजन या संप्रयोजन व्यवहार अधिगम। अब देखो तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है,
तीसरा संप्रत्यय क्या है? तीसरा संप्रत्यय है स्थानजन्य या स्थानापन्न बनाम अनुक्रिया। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, एक संप्रत्यय और दिया, क्या? स्थानापन्न बनाम अनुक्रिया। अब देखना जरा, स्थानापन्न बनाम अनुक्रिया मतलब इसको इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया वो क्या था? वो था स्थानापन्न बनाम अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब क्या है? रिस्पॉन्स। आप देखना जरा, अगर हम एसआर थ्योरी की बात करें, अगर हम बात करें किसकी? एसआर थ्योरी की, तो इनमें अनुक्रिया क्या है? आर। अनुक्रिया को क्या से डिनोट करते हैं? आर से, रिस्पॉन्स से। अब देखना यहां पर ये सिद्धांत में इन्होंने क्या किया? इस सिद्धांत में भी इन्होंने चूहों का ही क्या किया? प्रयोग किया, लेकिन जो भूल भुलैया प्रयोग की वो भूल भुलैया कैसी थी? टी शेप में थी। ठीक है, या अगर हम कहें कि ये वाली जो भूल भुलैया थी वो भूल भुलैया कुछ ऐसी थी। ठीक है, मान लीजिए क्या है? भूल भुलैया है। तो पहले चूहे को जो प्रवेश कराना था, तो वो पहले प्रवेश कराना था कहां से? ऊपर से। और उस चूहे को जो भोजन मिलना था वो भोजन मिलना था यहाँ पर। वो भोजन कहाँ मिलना था? यहाँ पर। और अब देखना जरा, अब अगर चूहा ऊपर से आएगा, अब चूहा अगर ऊपर से आएगा तो क्या होगा? दाएं मुड़ेगा, है ना? तो चूहा जब भोजन की प्राप्ति के लिए ऊपर से आएगा तो इस तरफ मुड़ेगा। ठीक है, तो चूहा क्या करेगा? इस तरफ मुड़ेगा। अब वो क्या करा रहे हैं? वो इस चूहे को प्रशिक्षित करा रहे हैं कि देखो यहाँ पर एक कपड़ा लगा है काला और यहाँ पर रखा है भोजन। ठीक है, अब उन्होंने चूहे को क्या किया? यहाँ से इंटर कराया, ऊपर से, ऊपरी हिस्से से। तो ये पहला क्या था? स्टेप था, उन्होंने ऊपर से प्रवेश कराया। जब ऊपर से प्रवेश कराया तो फिर क्या हुआ? ये चूहा इस तरफ आता है, भोजन की प्राप्ति कर लेता है। लगातार इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया और इसने ये प्रक्रिया सीख ली। अब उन्होंने क्या किया? दूसरा प्रयोग उन्होंने ये किया, अब वो ये देखना चाहते थे कि उद्दीपक अनुक्रिया जो है, जो अनुबंधन जो होता है, तो अनुबंधन में अगर इस चूहे को मैं यहाँ से, अगर इस चूहे को मैं यहाँ से क्या करता हूँ? प्रवेश कराता हूँ। यहाँ से अगर मैं प्रवेश कराता हूँ तो इसको इसी दिशा में मुड़ना चाहिए, इसको इसी दिशा में मुड़ना चाहिए। और अगर ये इसी दिशा में मुड़ रहा है तो हम मानेंगे कि ये क्या कर रहा है? जो पहले से सीखी हुई जो अधिगम जो उसने पहले से किया है कि भाई भोजन इस दिशा में है, इधर है, तो वो क्या करेगा? इसी तरफ मुड़ेगा, इसी तरफ मुड़ेगा। अगर हम इसकी माने उद्दीपक अनुक्रिया यानी एसआर की बात माने तो अब देखना जरा, यहाँ पर इन्होंने क्या किया? चूहे को अब दूसरी बार में नीचे से क्या करवाया? प्रवेश करवाया। और अब इन्होंने जो भोजन रखा वो भोजन रख दिया इस तरफ। अब इन्होंने भोजन कहाँ रख दिया? इस तरफ। अब इस चूहे को भोजन प्राप्ति के लिए चूहा किधर मुड़ा? इधर मुड़ा। अब ये चूहा किधर मुड़ा? इधर मुड़ा। अभी ये ऐसा था, अब ये नीचे से जाएगा, तो देखना जरा, ये अपने इधर मुड़ गया, तो ये जब ऊपर से इधर आ रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा? दायां। और अब ये कैसा मुड़ रहा है? बायां। अब ये कैसा मुड़ रहा है? बायां। क्यों? अब नीचे से आ रहा है, तो देखना जरा, मतलब ये हुआ कि ऊपर से जब चूहा आ रहा है, यहां से चूहा आ रहा है तो चूहा इस तरफ भोजन पा रहा है, और इधर से आ रहा है तो चूहा इस तरफ भोजन पा रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया। अब इस कॉन्सेप्ट से, इस प्रयोग से उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की? तो उन्होंने बताया कि स्थानापन्न बनाम अनुक्रिया मतलब ये जो है, इसमें उन्होंने ये प्रूफ करने की कोशिश की कि स्थान बदल देने से, जगह बदल देने से व्यक्ति के पास अगर उद्देश्य है तो वो अपनी घिसी पिटी क्रियाओं को ही नहीं दोहराएगा, बल्कि वो क्या कर लेगा? वो स्थान को सीख लेगा, वो क्या कर लेगा? उस डेस्टिनी को, उस प्लेस को क्या कर लेगा? अधिगमित करेगा, ना कि अनुक्रिया को। यानी अनुक्रिया मतलब यहाँ पर व्यवहार कार्यों में क्या होता है, एक जो उद्दीपक होता है तो उचित उद्दीपक के लिए उचित अनुक्रिया करना सीखता है। जो उद्दीपक है उसके लिए वो क्या करता है? उसके लिए अनुक्रिया करता है। यहाँ पर वो अनुक्रिया से नहीं सीख रहा, यहाँ पर वो स्थान को सीख रहा है। अब समझना जरा कैसा स्थान को सीख रहा है। स्थान को वो ये सीख रहा है कि उसको पता है कि भोजन यहाँ है, भोजन यहाँ है,
अब अगर भोजन यहाँ है तो आपने भले ही उसका रास्ता बदल दिया, लेकिन वो भोजन तो प्राप्त तब भी कर गया जब उसको क्या करना था, रास्ता आपने बदल दिया। अगर रास्ता बदलने पर भी वो उसने क्या कर लिया, यहाँ पर आके भोजन की प्राप्ति कर ली। अगर वो यहाँ मुड़ता तो अनुक्रिया को उसी को दोहराता जो उसने पहले की है, लेकिन अब उसने क्या किया है, उसका ध्यान केवल किस पर है, लक्ष्य पर है। तो या तो यहाँ पर कहेगा उसका ध्यान किस पर है, अपने प्रयोजन पर है। इसीलिए देखो ये क्या कहा जाता है, प्रयोजन व्यवहार। मतलब उसको पता है कि भोजन यहाँ है तो वो इस तरफ आया है और उसने भोजन की क्या कर ली है, प्राप्ति कर ली है। मतलब उसने सीधा किसको याद किया है, स्थान को याद किया है, ना कि अनुक्रिया को। जैसे थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बताया था हमने कि अनुबंधन होता है, तो अनुबंधन में अनुक्रिया क्या होगी कि मैंने कहा था कि आप किसी YouTube चैनल से पढ़ रहे हैं या किसी पुस्तक से पढ़ रहे हैं या किसी शिक्षण संस्थान से पढ़ रहे हैं, वहां से ही सिलेक्शन होगा। ये तय करना तो वो होगा एसआर थ्योरी, या आपने जो पहले से जहां से आपको लगा कि भाई ऐसा करने से पुनर्बलन मिला है और आप उसी को करते रहेंगे तो परंपरागत हो जाएंगी वो बात। लेकिन अगर एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने ना तो ये याद रखा कि पुस्तक कौन सी है, ना उसने ये याद रखा कि YouTube चैनल कौन सा है, ना उसने ये याद रखा कि संस्थान कौन सा है, बस उसका ध्यान है मुझे क्या बनना है, टीचर बनना है। उसका ध्यान बस एक ही जगह है, उद्देश्य निर्धारित है कि उसको सीटेट हो या किसी भी स्टेट का क्या नाम से टेट एग्जाम हो या कोई अन्य प्रशासनिक पद सेवा के लिए अगर वो जाना चाहता है तो उसका ध्यान केवल उस प्रशासनिक सेवा की तरफ, उस सीटेट की तरफ होगा। तो वो क्या करेगा, जहां जहां से संभव होगा, बात नहीं समझना, जहां जहां से पॉसिबिलिटीज हैं कि ये उसके उद्देश्य की पूर्ति करा सकती हैं, वो उन सारे संसाधनों का प्रयोग करेगा, ना कि पहले से दिमाग में जो तय कर रखा है उसका। बात समझ आ रही है? मतलब ना केवल एक पुस्तक, ना केवल एक YouTube चैनल, ना केवल एक संस्थान, अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई सारी जो चीजें उसको लगेंगी कि ये क्या कर सकते हैं, मेरे उद्देश्य की प्राप्ति मुझे करा सकते हैं, उन सब का प्रयोग करेगा वो, ना केवल पुरानी अनुक्रिया का। तो यहाँ पर वो क्या सीख रहा है, स्थान सीख रहा है, अपना प्लेस सीख रहा है। जैसे भोजन उसने यहाँ रखा तो उसने यहाँ ले लिया। अगला प्रयोग उन्होंने एक और किया, क्या कि इस रास्ते में उन्होंने पानी भर दिया, इस रास्ते में पानी भर दिया। तो वो ऐसी परेशानियों को काट कर भी पानी भर दिया, मतलब इतना नहीं कि पूरा पानी भर दिया और वो डूब जाए। पानी रखा तो पानी से वो ये हुआ कि वो उन व्यवधानों को, उन व्यवधानों को भी पार करके उसने क्या कर लिया, भोजन की प्राप्ति कर ली। इसका मतलब उन्होंने कहा कि उद्देश्य प्रयोजन जब निर्धारित होता है तो बीच में कोई भी रुकावटें उसे रोक नहीं पाती। बस जरूरी है कि उसके उद्देश्य की क्या हो जाए, पूर्ति हो जाए। जरूरी है कि उसके उद्देश्य की क्या हो जाए, उसको पूर्ति मिल जाए। तो वहां पर क्या होता है, वो अपना कार्य करता रहता है। ठीक है, तो ये बात कैसे आई, स्थानापन्न बनाम अनुक्रिया। तो स्थानापन्न बनाम अनुक्रिया में ये वाला प्रयोग उन्होंने कर देखा और ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखो चौथा कॉन्सेप्ट जो था, तो देखो चौथा कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या किया, चौथा था पुरस्कार प्रत्याशा। ठीक है, अब पुरस्कार प्रत्याशा संप्रत्यय का क्या मतलब है। प्रत्याशा का मतलब मैंने बताया कि आशा, प्रत्याशा का मतलब बताया उम्मीद, प्रत्याशा का मतलब बताया इच्छा, और प्रत्याशा का मतलब क्या है, भरोसा। तो पुरस्कार का भरोसा जब तक है तब तक व्यक्ति क्या करेगा, गति से सीखता रहेगा, स्पीड से सीखता रहेगा। लेकिन अगर उसे अपनी आशा, अपनी उम्मीद से कम अगर क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है, या वहां पर रिवार्ड उसको कम मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उसके अधिगम की क्या हो जाती है, गति मंद पड़ जाती है। अब देखना जरा कैसे। अब उन्होंने फिर से प्रयोग किया, चूहों को पहले रखा क्या उन्होंने, चोकर चावल का। ठीक है, और उसके बाद फिर उन्होंने जब चावल का चोकर रखा तो वो उसको खाने के लिए स्पीड से आ रहे थे। और फिर उन्होंने दूसरे प्रयोग में क्या करके देखा, तो दूसरे प्रयोग में उन्होंने सूर्यमुखी के जो सीड था, जो बीज था, उस बीज को रख दिया। तो रिवार्ड तो दोनों थे, जो चोकर था वो चोकर भी खा रहे थे, वो चावल का वो उनको पसंद आ रहा था, तो उसको बड़ी स्पीड से आ रहे थे, स्पीड से खा रहे थे। लेकिन अब उन्होंने क्या रख दिया, सूरजमुखी के बीज रख दिए। जब सूरजमुखी के बीज रख दिए तो भोजन तो ये भी है, लेकिन वो उम्मीद, वो लालसा,
यानी आप अगर किसी काम को ये सोच के करोगे कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे इतना लाभ मिलेगा, और अगर आप चाहोगे कि भाई मैं इतना पढ़ूंगा तो मैं इस तरीके से सिलेक्ट हो जाऊंगा, आपको लगेगा कि भाई अगर हम कोई 10th में 5th में या 12th में पढ़ रहे हैं तो मैं इतना पढ़ूंगा तो मेरी इतनी परसेंट बन जाएगी। लेकिन अगर आपको आपके कार्य के बराबर अगर कहा वहां पर क्या नहीं मिलता, पुरस्कार नहीं मिलता, अंक प्राप्ति नहीं होती, या आपने टेट के लिए पढ़ा और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, भगवान ना करे ऐसा कि हो जाए, ना हो, लेकिन अगर ना हो तो वहां पर क्या होता है, आपका जो प्रत्याशा है, आपकी जो उम्मीद है उससे कम आपको मिलता है, तो क्या होता है, दिमाग में तनाव पैदा हो जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति में जो सीखने की जो ललक होती है, कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें क्या आती है, गति में मंदी आती है और वो स्लो हो जाता है। तो ये प्रयोग एक तो उन्होंने ऐसे करके देखा, और दूसरा उन्होंने प्रयोग बंदर पे करके देखा कि केले जब रखे थे तो केलों को जब उन्होंने उठाया, फिर बंदर ने उठाया तो स्पीड से उठाया और खुश हुआ, लेकिन ये पत्तियां जो थी तो भोजन तो ये भी था, लेकिन जब उसने भोजन को उठाया तो वहां पर वो तनाव, वो क्या हो गया, तनाव में आ गया, और उसको जो भोजन जो अधिगम यहाँ पर हुआ था तो अधिगम तो उसने सीख लिया था, लेकिन उसकी गति में, परफॉर्मेंस में क्या आ गई, कमी आ गई। तो पुरस्कार प्रत्याशा का संप्रत्यय भी दिया किसने, टोलमैन ने। तो यहां से क्या निकल के आते हैं, यहां से निकल के आते हैं क्या, अब प्रश्न ये बात हो गई, अब ये तो हो गया उनका प्रयोग, ठीक है, और अपन ने ये देख लिया उनके क्या संप्रत्यय। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका शैक्षिक महत्व क्या है, शिक्षा में इसका क्या महत्व है। तो आपको अब तक ये बात समझ आ गई होगी कि शिक्षा में टोलमैन ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी शिक्षक जब भी किसी भी शिक्षार्थी को या कहें कि विद्यार्थी को पढ़ा रहा है तो उसके दिमाग में पहले से उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। किसके दिमाग में, तो कहेंगे किसके दिमाग में, एक किसके में, टीचर के दिमाग में एक उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए कि उन्हें कितना कराना है, और बच्चों को भी ये बात बता दे कि भाई उद्देश्य उनका ये स्पष्ट करा दे। जैसे चूहों को पता था कि भोजन है, तब जाके उन्होंने स्पीड में सीखा था, ठीक है। तो गुप्त ना रखे, उद्देश्यों को पूर्ण रूप से स्पष्ट रखे और उद्देश्यों को निर्धारित कर ही क्या किया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। ये क्या है, एक शैक्षिक महत्व है किसका, टोलमैन के प्रयोग का। दूसरा, यहाँ पर देखो गति क्या हो रही है, मंद पड़ रही है, पुरस्कार प्रत्याशा, मतलब बच्चा जितना चाहता है उसको उतना अगर मिल जाता है तो वो क्या करता है, गति से सीखता है, और अगर उतने ज्यादा अगर उसको उतनी उम्मीद के बराबर नहीं मिलता तो उसके सीखने की गति क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है, और उसके क्या हो जाता है, वो तनाव में आ जाता है। ये भी इसका क्या है, शैक्षिक महत्व है, ठीक है। अब देखना जरा, अब इन उपनामों की तरफ अगर हम ध्यान दें तो देखना, हाँ, और एक बात, बीच बीच में मतलब आप उसको व्यवधान कितने भी पैदा करो, अगर उद्देश्य निर्धारित है, उसको पुरस्कार अगर पर्याप्त मिल रहा है तो कोई भी रुकावट उसको क्या नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो टोलमैन है, ये टोलमैन उद्देश्य को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, और ये इनका कहना ये है कि कोई भी व्यक्ति अधिगम की गति उस समय ज्यादा तीव्र होती है जब किसी भी व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति हो रही हो, वहां पर क्या होती है, गति क्या नाम से ज्यादा होती है अगर उद्देश्य की पूर्ति होती है। अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो मैं कहूंगा कि दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन व्यक्ति सीखता केवल उसी बात को है जिससे उसकी उद्देश्यों की क्या होती है, पूर्ति होती है, ठीक है। तो अगली बात जो दूसरा अगर हम देखें तो ये इसका शैक्षिक महत्व ये है कि टोलमैन यहाँ पर ये भी प्रदर्शित करते हैं कि अधिगम के लिए किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। मतलब ये कि अगर जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति ने किसी चीज का प्रदर्शन नहीं किया है तो उसने सीखा नहीं, उसने सीखा जरूर हो सकता है, बस केवल अभी उसको क्या नहीं है, उसको दिखाने की, उसको प्रदर्शित करने की उसको जरूरत महसूस नहीं हो रही है, या उसको लक्ष्य नहीं दिख रहा है, इस वजह से वो क्या नहीं कर रहा है, अपने अधिगम को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी कहा, ये भी इसने स्पष्ट किया किसने, टोलमैन ने, कि अधिगम के लिए किया गया कोई भी प्रयास क्या नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता, ठीक है। और अगली बात उसने ये भी बताया शैक्षिक महत्व में कि जरूरी नहीं है कि आप घिसे पिटे तरीकों से क्या करते रहे, अधिगम करवाते रहे कि भाई पहले ये हो गया था तो हम उसी अनुक्रियाओं के माध्यम से चलते रहे,
वो ये कहता है कि जो अधिगम की प्रक्रिया है, ये अधिगम की प्रक्रिया ना तो उद्दीपक अनुक्रिया के बीच अनुबंधन पर आधारित अनुबंधन है, ना केवल ना मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच अनुबंधन या संयोजन मात्र नहीं है, ये एक मानसिक कैसी है, एक बुद्धिमत्तापूर्ण क्या है, एक प्रक्रिया है जिसको प्रत्येक अधिगम करता क्या होता है, करता है। तो ये क्या है, इस बारे में इसके शैक्षिक महत्व है। तो अब यहाँ से आपके प्रश्न आ सकते हैं, मैंने आपको पूरा बता दिया है टोलमैन के बारे में, आपको याद रखना है। अब इन्हीं प्रयोगों के आधार पर इसके क्या है पूर्ण जो उपनाम निकल के आते हैं। चिन्ह का मतलब क्या है, साइन, तो साइन का मतलब क्या, कोई केवल स्थान याद कर लेगा, चिन्ह याद कर लेगा कि भाई ये चिन्ह है, ठीक है, तो वो चिन्हों को ही याद करेगा, ना कि बीच की किसी प्रोसेस को। उसको केवल एक ही चीज दिखती है कि वो फला चीज कैसे मिलेगी। तो चिन्ह, पूर्णाकार, अव्यक्त बता दिया। अव्यक्त क्यों, ज्ञान के मानचित्र का। अब देखो ज्ञान के मानचित्र का मतलब क्या कि इस प्रयोग में उसने ये देखा था, जो इससे पहले हमने भूल भुलैया बनाई थी, उनके दिमाग में एक मानचित्र सेट हो गया था कि भोजन कहाँ रखा है। मतलब ये कि हमारे दिमाग में ये कहता है टोलमैन कि किसी भी अधिगमकर्ता के दिमाग में एक फिगर बन जाता है, एक क्या नाम से मैप बन जाता है, और वो कॉग्निटिव मैप क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में स्थिर हो जाता है, और फिर कोई भी चीज कैसी भी कहीं भी कर दो, वो क्या करता है, उस चीज को कर लेता है। मतलब अगर भूल भुलैया में जो उनको दिमाग में जो मैप था, वो मैप किसका था, भोजन का उन्होंने बना लिया था। जैसे हम अगर हमारी कोई चीज देखी भाली होती है तो हम क्या करते हैं कि हम वो चीज सामने ना भी हो लेकिन हमारे दिमाग में होती है। जैसे अभी हम कहीं किसी देश में रह रहे हैं, या आप मान के चलो आप भारत से बाहर चले गए, भारत से बाहर अमेरिका में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड कहीं भी रहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक मैप बना हुआ है भारत का, और भारत के अंदर मैप बना हुआ है आपके दिमाग में आपके घर का, और आपके घर का या आपके शहर का, तो आपके शहर की किसी भी गली का मैप आपके दिमाग में अमेरिका में बैठकर भी है, तो आप वहां पर रहकर भी यहाँ पर गाइड कर सकते हैं कि वहां ऐसा ऐसा है। तो उसके क्या होता है, आपके दिमाग में मानचित्र है, तो इसे ज्ञान के मानचित्र का सिद्धांत रह जाने का ये कारण है। पुरस्कार प्रत्याशा मैंने बता दिया। प्रतीकात्मक मतलब प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। संकेत अधिगम और संकेत गेस्टाल्ट, क्योंकि ये दोनों के बीच में है। तो ये है आपका क्या पूरा टोलमैन का सिद्धांत। अब हम अगले मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत गुथरी की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए